वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और ये आपका पार्ट 10 है। अगर आपने हमारा पार्ट 9 नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देख लें, उसके बाद इसे आप देखें। इस पार्ट 9 और 10 में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले ही हैं। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31st क्वेश्चन है, क्या इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर आर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन्स। कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट आर फॉर अनदर, किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नियुक्त होता है और वो दूसरे पर्सन के लिए कोई काम करता है ना, इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए ऐसे पर्सन को ऑप्शन देखिए क्या लिखा, एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट होता है जब किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोई काम करे। और बी देखिए प्रिंसिपल का मतलब कौन होता है? ये एजेंट जो कि नियुक्त किया जाता है पर्सन किसी के द्वारा, उसे बोलते हैं वो प्रिंसिपल, जो कोई नियुक्त करता है उसको, ठीक है। और सब एजेंट होता है, यानी कि एजेंट का भी एजेंट होता है सब एजेंट। और बायर तो आप जानते हो परचेजर होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन इनमें सब में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए इज द राइट आंसर, दैट इज एजेंट। तो एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई इस तरह से कर्मचारी बनकर के, यानी कि एम्प्लॉयड होता है किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे और प्रेजेंट करता है अपने आप को उसके बिहाफ पे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू एजेंसी इज कंटेन्ड इन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिलेटिंग टू एजेंसी कहाँ पर कंटेंट है? तो देखिए इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन देखिए, ए चैप्टर 11 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 और चैप्टर 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, चैप्टर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। अब देखिए मैंने जैसा आपसे कहा कि सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो सेक्शन अगर याद है तभी आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। तो आंसर देखिए इसमें क्या होगा, सेक्शन ए 82 है और बी है सेक्शन 162, सी है सेक्शन 172, डी सेक्शन 152। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 182 में ही एजेंट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट इंक्लूड। अब एसेंशियल का मतलब होता है जो आवश्यक तत्व है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी के लिए। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एजेंसी के लिए जरूरी नहीं है? ऑप्शन देखिए, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। भाई एजेंसी के लिए तो आपस में एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, ठीक है। प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में कुछ होता है, उनसे आप चार्ज करते हैं, तो वो क्या है? प्रतिफल है। और फोर्स्ड कंसेंट का मतलब है कि ज़बरदस्ती से किसी के सहमति प्राप्त करना। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से डिपेंड करते हैं एक दूसरे को, यानी कि जो भी उन्होंने वादा किया आपस में तो यह एग्री हुए हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से है। तो देखिए इसमें से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नहीं होती है एजेंसी के लिए, डज नॉट इंक्लूड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फोर्स्ड कंसेंट। देखिए एग्रीमेंट भी होगा एजेंसी में, है ना, कंसिडरेशन भी होगा और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी भी होगा। अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फोर्स्ड कंसेंट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। तो क्या चीज़ की, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एजेंसी क्रिएट करने के लिए? तो ए ऑप्शन है कैपेसिटी, बी है कंसेंट, सी कंसिडरेशन, डी प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी क्रिएशन के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट बताई गई कि भाई वहाँ पर कंसिडरेशन होता है। लेकिन अगर हम एजेंसी की बात करें तो एजेंसी में ये जो सी पॉइंट है यानी कि कंसिडरेशन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारी एजेंसी इस बेसिस पे होती हैं कि हाँ वो कमीशन बेसिस पे हैं या कुछ हैं, तो शुरुआत के दौर में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू
अब ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। अब देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ाया गया, कौन से ऐसे सेक्शन में जो कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो, सेक्शन 180, सेक्शन 195, सेक्शन 185, सेक्शन 165। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, सेक्शन 185। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अभी इसमें भी सेक्शन ही पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनी पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए 181, बी 182, सी 183 और डी 184। तो इसमें आपको सेक्शन बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 183 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज, किसके बिहाफ पे एजेंट एक्ट करता है। तो ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, बी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, सी सब एजेंट के बिहाफ पे, डी कस्टमर के बिहाफ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल। कोई भी एजेंट किसके बिहाफ पे वर्क करता है, किसके बिहाफ पे एक्ट करता है, वो प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर आर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। अब देखिए कोई भी ऐसा पर्सन जो है, कोई भी एजेंट है, वो एम्प्लॉयड होता है किसके लिए, किसी अनदर पर्सन के को रिप्रेजेंट करने के लिए या उस पर्सन के बिहाफ पे विद थर्ड पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन से वो क्या करता है। कहते हैं कि कोई भी एजेंट है, ये एजेंट जो है वो दूसरा पर्सन होता है किसी दूसरे के बिहाफ पे, किसी दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए उस प्रिंसिपल एजेंट के बदले उसके बिहाफ पे। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये ट्रू है या पार्टली ट्रू है या फॉल्स है या पार्टली फॉल्स है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। कौन से सेक्शन में एजेंट के राइट ऑफ रिटेनर का मेंशन किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन देखिए, सेक्शन 217, सेक्शन 220, सेक्शन 210, सेक्शन 212। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 217 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर विच सेक्शन the employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful act done by such agent in exercise of the authority conferred upon him। कहते हैं अंडर विच सेक्शन द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट, किसी भी एजेंट का एम्प्लॉयर मतलब उसका जो प्रिंसिपल है, इज बाउंड टू इंडेमनीफाई। बाउंड का मतलब यह है कि उसके लिए जिम्मेदार होता है इंडेमनीफाई की क्षतिपूर्ति के लिए, कि अगर किसी तरह का कोई भी नुकसान हुआ या कोई भी लॉफुल एक्ट के लिए जो है एजेंट के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो उसका मालिक यानी कि उसका प्रिंसिपल जो है वो जिम्मेदार होता है, जो भी एजेंट ने ऐसा कुछ भी एक्सरसाइज यानी कि वर्क कर रखा है अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन। फिर से समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई भी एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जा कर के कोई काम करता है और किसी भी लॉफुल प्रोसीडिंग में उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो कौन उसके लिए बाउंड होगा, उसके लिए बाउंड कौन होगा, उसका प्रिंसिपल यानी कि जो उसका मालिक होगा जिसने उसको एजेंसी क्रिएट कर रखी है, तो वो जिम्मेदार होगा। ऐसा किस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, ए सेक्शन 111, बी सेक्शन 222, सेक्शन 212 और सेक्शन 242। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेक्शन 222 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि किस सेक्शन में एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 182, सेक्शन 181, सेक्शन 182, सेक्शन 183 और सेक्शन 184। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्सन फॉर हुम एक्ट डन बाय एन एजेंट आर हु इज रिप्रेजेंटेड डीलिंग विद थर्ड पर्सन बाय एन एजेंट इज कॉल्ड।
अब कहते हैं कि वो पर्सन जिसके बिहाफ पे एजेंट कोई काम करता है, किसी थर्ड पर्सन से डील करता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए सब एजेंट, बी प्रिंसिपल, सी एजेंट, डी ओनर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज ऑन डिमांड। तो देखिए ऑन डिमांड पर एजेंट बाउंड होता है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे, किसके बिहाफ पे, किसको वो शो करने के लिए लायबल है। तो ऑप्शन देखिए, ए प्रिंसिपल, बी सब एजेंट, सी क्रेडिटर, डी एजेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बी एजेंसी कहते हैं, सी पार्टनरशिप, डी सेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूड्स चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए सबसे पहले चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और जो है क्या है, प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, हुंडी, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। तो डी इज द राइट आंसर। तीन चीज़ें होती हैं इसमें, बिल्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, द प्रोविजन ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर नॉट अप्लीकेबल टू। अब जो भी प्रोविजंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, वो अप्लीकेबल नहीं होती हैं किस पर। देखिए बी चेक पर तो अप्लीकेबल होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर भी होती है, प्रॉमिसरी नोट पे होती है, हुंडीज पे नहीं होती है। हुंडी क्या होती है, हुंडी एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह से ही होता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक होता पेयर, दूसरा होता पेई। अब पे जो है पेयर इस बात को किसी दूसरे पर्सन से बिना कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, एक उसमें ये बताते हैं कि भाई हम इतना पेमेंट करने को बिना किसी कंडीशन के, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, तो कि इस डेट पर हम आपको पेमेंट करने का वादा करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट के उससे जानते हैं कि प्रॉमिसरी नोट होता है। ठीक है, अब बात आती है हुंडी की। हुंडी भी एज ए प्रॉमिसरी नोट होता है। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है, और क्षेत्रीय भाषा में वहाँ की अपनी लैंग्वेज में ही होता है। ये मतलब एक ऐसा ब्रॉड लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो लेकिन ये है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो भी रूल्स हैं वो अप्लीकेबल होते हैं चेक्स पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट पर। ए यानी कि हुंडी पर नहीं अप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो, मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के बदले कुछ भी ट्रांसफर करना, कहते क्या है वहाँ पे। ए नेगोशिएबल का मतलब क्या हो, नेगोशिएबल, बी इंस्ट्रूमेंट, नॉन नेगोशिएबल, डी डिलीवरी। देखो नेगोशिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है, जनरली इसको नेगोशिएबल का मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट के लिए रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रखते हैं कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफर किया जाता है एक से दूसरे के लिए किसी कंसिडरेशन के लिए। तो ऑप्शन देखिए इसमें, ए नेगोशिएबल, बी इंस्ट्रूमेंट, सी नॉन नेगोशिएबल, डी डिलीवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नेगोशिएबल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफरेबल है, दूसरा प्रॉमिसरी नोट भी ट्रांसफरेबल है, चेक्स भी ट्रांसफरेबल हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक बना करके बताती है। अगर आप अपनी क्रेडिट को शो करना चाहते हैं, कहीं पे प्रूव करना चाहते हैं, तो बैंक आपके अकाउंट, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट बना करके देती है। तो इसको आप ट्रांसफरेबल नहीं होता कि आप किसी दूसरे को इसको ट्रांसफर कर पाएँ। इस तरह से यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है। सीधी सी बात है, आप पढ़ चुके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मर्केंटाइल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ए इज द राइट आंसर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही ये टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाइज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कहते कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इंडिया में
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज टू द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया में, तो ऑप्शन देखिए ओनली इंडियन को है, बी ओनली फॉरेनर को है, सी वेदर फॉरेनर, और डी नाइदर। देखिए इंडियन के ऊपर तो अप्लीकेबल है ही, है ना। अगर कोई फॉरेनर है और यहाँ पर आकर के वो यहाँ का रेजिडेंट हो जाता है तो फॉरेनर ही क्यों ना हो उस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वेदर फॉरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर वारंट, पोस्टल ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ लेडिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हैं, बी नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हैं, सी मर्केंटाइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बैंकिंग एक्ट में देखेंगे तो उनके अंतर्गत ये आते हैं या कहीं और के डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 केम इनटू फोर्स ऑन, कब से ये एप्लीकेबल है। तो देखिए ऑप्शंस, ए 9 दिसंबर 1881, 19 दिसंबर 1881, सी 1 मार्च 1881, डी 23 मई 1881। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, 1 मार्च 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूड्स। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ए है टू लीगलाइज द सिस्टम बाय विच इंस्ट्रूमेंट कंटेम्पलेटेड बाय इट कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय नेगोशिएशन लाइक एनी अदर गुड्स। कहते हैं कि इसलिए इसका उद्देश्य ये है कि जैसे किसी गुड्स को एक हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसी तरह से जो भी ये मॉनिटरी टर्म्स हैं, जो है मॉनिटराइजेशन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है, यानी कि आप पेमेंट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि किसी गुड्स को आप करते हैं। दूसरा कहते हैं टू अवॉर्ड वेर एवर अप्रोप्रिएट कंपनसेशन टू कंज्यूमर, जहाँ कहीं ज़रूरत हो वहाँ पर हम कंज्यूमर को कंपनसेट कर सकें, इसके लिए होता है। सी टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए। टू प्रोवाइड स्पीड एंड सिंपल रिड्रेसल या रिड्रेस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट, कि कंज्यूमर से विवाद हो जाए तो उसको शीघ्रता से उसको जो है सल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। इनमें से कौन सा सही है, तो 54 का ऑप्शन ए सही है कि जैसे किसी गुड्स को हम एक जगह से ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी जगह पर, उसी तरीके से पेमेंट का भी ट्रांसफ़र किया जा सके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मेकर ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। अब बिल को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो याद रखिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है और यहाँ पर इस बिल को लिखने वाले को हम बोलते हैं ड्रार। और ड्रार कौन होता है, जो कि गुड्स को सेल करता है उधार पे, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, वो है क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए पेई, बी ड्रॉर, सी प्रोमिसर, डी ड्राई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा बी ड्रॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विथ 3 स्पेसिफिक क्लासेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डील करता है 3 स्पेसिफिक क्लासेज हैं। तो आपको ये मालूम है कि अब देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हो, बिल ऑफ लेडिंग, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स, बिल ऑफ लेडिंग, पोस्टल ऑर्डर एंड चेक, सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स, डी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। तो देखिए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। 3 ही मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाइज टू। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे अप्लाई होता है, तो ऑप्शन देखिए ए इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871, द लोकल यूजेस रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट ऑन ओरिएंटल लैंग्वेज, हुंडीज वगैरह के बारे में कहा गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और डी इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1971। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म इंस्ट्रूमेंट मीन्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि किसी दूसरे पर्सन के फेवर में होता है,
द बी है द पेमेंट बाय ए बैंक ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं कि बैंक के द्वारा पेमेंट किया जाना वेरिफिकेशन के बाद में। सी द बार्गेनिंग बिटवीन द पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो पार्टीज उनके बीच में बार्गेनिंग जो है, बार्गेनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पेमेंट के लिए कम ज़्यादा करना। डी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, की ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि राइट होता क्रिएट करा जाता है किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंटेंट इन द। अब जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लॉ है तो वो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन देखिए ए पार्टनरशिप एक्ट में, बी कंपनीज एक्ट में, सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड अंडर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस, ये टर्म जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऑप्शन देखिए ए सेक्शन 11 में, बी सेक्शन 12 में, सी सेक्शन 13 में, डी सेक्शन 14 में। तो इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन सी। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य पार्ट को लेकर के या किसी सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, टिल देन, थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.